और चलिए अब हम अपने खास शो जो कि बजट पर आधारित है शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इस समय आम आदमी जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम से लेकर के ऑटो सेक्टर तक हर क्षेत्र में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम जनता सरकार से उम्मीद कर रही है वो बजट में कुछ ऐसा ऐलान करे, ऐसी घोषणाएं करे जिससे महंगाई कंट्रोल होने में मदद मिल सके, लोगों की जेब पर कम असर पड़े। आरबीआई और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, यानी कि वो सामान हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी को बजट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कि शायद इस बार सरकार बजट में राहत और रियायत दोनों लेकर के आए। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस बार सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ा सकती है, यानी इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा सकती है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर है कि बजट क्या लेकर के आ रहा है। हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जम्मू के लोगों को बजट से आखिरकार उम्मीदें क्या है, आम जनता की क्या क्या है राय, इस बार के बजट को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हर बार जब बजट आता है ये हर बार गर्म हो जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें उनमें उठा के कुछ बजट में मतलब कि लाई भी जाती हैं, लेकिन काफ़ी सी चीज़ें लाई भी नहीं जाती हैं। इनको थोड़ा हम ये सभी जो आम जनता, जो आम पब्लिक, सभी लोग जो चाहते हैं एक बजट, एक फ्रेंडली बजट हो जो एक मिडिल क्लास को सपोर्ट करे। हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि जीएसटी स्लैब्स जो हैं कंट्री में एक होनी चाहिए, 5% हो या 10% हो, 5% के करीब होनी चाहिए। अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग टैक्सेशन है, ये कुछ मतलब महंगाई की तरफ हमें लेकर जाता है। और खाद्य पदार्थों की बात करें तो उस पर भी अब जीएसटी लगना शुरू हो गया है। पहले तो सर्विस टैक्स वगैरह होटल इंडस्ट्री में लगता था, अब जीएसटी भी लगना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपस में लिंक्ड हैं और हम गवर्नमेंट से यही अनुरोध करते हैं रादर आपके माध्यम से कि टैक्सेशन की स्लैब थोड़ी, जीएसटी की स्लैब थोड़ी कम की जाए और सभी वस्तुओं पे एक समान जीएसटी होना चाहिए। जो डेली इस्तेमाल होने वाली जो आइटमें हैं घरों में, अब औरतों का गैस है, खाने की है, दालें हैं, इन पे भी टैक्स है। और जिसने थोड़ा सामान लेना उस पर जीएसटी है, जिसने ज़्यादा लेना उस पर जीएसटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ जो है अपने मद्देनजर रख के जीएसटी को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एज अ मिडिल क्लास हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार को मिडिल क्लास पे इस बारी फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे भी कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। मिडिल क्लास जो हमारे भारत की नींव है, जिसमें रखी, जो बैकबोन कहा जाता है, उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ खाते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, आप लोगों ने इस पर भी टैक्स लगाया है। इन चीज़ों पे टैक्स कम करना चाहिए। और पेट्रोल, डीजल, जो एलपीजी सिलेंडर थे, इन पर भी अब टाइम आ गया है कि मोदी 3.0 सरकार में इस पर रिलीफ देना चाहिए लोगों को, ताकि हम मिडिल क्लास भी बजट में कुछ फ़ायदा ले सकें। तो वही देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, बजट पर वो क्या सोच रहे हैं। तो लखनऊ में आम जनता के मन में बजट को लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब बढ़ाएं। जब हर चीज़ की बढ़ रही है तो इसकी भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। अब बेसिक यही है, क्योंकि जितना कमाते हैं उतना ज़्यादा तो 38% तक, 40% तक तो टैक्स में ही चला जाता है। तो फिर बचता क्या है? फिर कह रहे हैं कि हम सबके लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? एज अ स्टूडेंट जो मैं फेस करता हूँ चीज़ों को, वो कहना चाहूँगा। आजकल जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मल मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कोचिंगों की जो बहुत ज़्यादा फीसें हैं, इन पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक कि हम लोग की डेली लाइफ की बात है, हॉस्टल की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, हर जगह देखिए सब जगह महंगाई ही चल रही है। मुझे तो पढ़ाई के लिए लगता है मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीस हो रही है सब चीज़ों की, तो फीसों को थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए बस। महंगाई तो सर बहुत बढ़ रही है इस समय, ये तो कहेंगे। चीज़ें जो है मैनेज करना, घर पे हर चीज़ें करना, इसको कम करना चाहिए महंगाई की चीज़। महंगाई तो बहुत उचित हो रही है ना, क्या तो उसमें तो थोड़ा सा मेडिकल को लेकर क्या कुछ चीज़ें कह रहे हैं?
क्यों नहीं सर, मेडिकल में बहुत सारी, अब प्राइवेट में जाइए ट्रीटमेंट कराने के लिए तो पहले तो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन फीस और सारी मेडिसिन पे इतनी मेडिसिन लिख देता है, सारी टेस्टिंग ले देखता है, तो उस पर भी तो काफ़ी महंगाई है सर। अगर गवर्नमेंट में हम लोग को फैसिलिटी दिया जाए तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे। तो सुना आपने यहाँ पर क्या है आम जनता की राय, खास तौर से मिडिल क्लास वाले जो हैं वो क्या सोचते हैं। मिडिल क्लास वाले और लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं बजट का, कि बजट में आखिरकार उनके लिए क्या कुछ खास होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं जो बीपीएल में आते हैं उनके लिए तो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से होती है, उसमें हमारी काउंटिंग नहीं होती है, तो हम दोनों ही तरफ से मार खा जाते हैं। और ऐसे में सरकार को मिडिल क्लास वालों के लिए खास तौर से सोचना चाहिए और महंगाई पर काबू पाने की जरूरत है। हमारे साथ जो दोनों मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर शरद कोहली साहब है, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वहीं पर मास्टर शिवराज हैं, अध्यक्ष हैं बीकेयू के लोक शक्ति के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास डॉक्टर शरद कोहली सर, कि जिस तरह से अभी हम आम जनता की राय ले रहे थे, आप भी जब बातचीत करते होंगे अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, तो हर कोई जो मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं वो खासतौर से ये कहते होंगे कि देखिए महंगाई की इतनी मार है कि समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करे, कहाँ बचाए और कैसे अपनी जिंदगी को जो है वो आसानी से पटरी पर लेकर के आए। हर दिन सोचना पड़ता है आज का बजट हम क्या रखें कि कुछ पैसे हमारी बचत में आए। नमस्कार किरण, और आपके चैनल के इंडिया डेली लाइव के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन, मेरे को पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। मुझे आपके जो व्यूअर्स के, जब मैं जम्मू उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ आपके संवाददाता थे उनको मैं सुन रहा था और अपने लोगों के आसपास में बात करता हूँ, तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। तो देखिए जहां तक लोगों की उम्मीदों की बात है उसका कोई छोर नहीं होता है, पर यह सच है कि मिडिल क्लास इस समय हमारी 60 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, बल्कि उससे भी ज्यादा जी। और ये मिडिल क्लास महंगाई से त्रस्त है, ये भी बात सच है। और कौन सी महंगाई, ये जो हमारी थाली है ना किरण, ये जो किचन में जो सामान है वो महंगाई ज्यादा चुभ रही है। आप देखेंगे अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन होती है, वो फिर भी नियंत्रण में है काफी हद तक, पर जो खाने पीने की चीजों की महंगाई है, आटा है, दाल है, सब्जियां हैं, फल है, खाने पकाने का तेल है, मसाले हैं, ये चीजें ज्यादा परेशान इन्होंने किया हुआ है मिडिल क्लास को। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ना तो उनकी बचत हो पा रही है और ना ही वो जाके सामान खरीद पा रहे हैं, मतलब जो उनकी जिंदगी की बाकी की जरूरतें हैं खाने पीने के अलावा, उन जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो वो उधार लेते हैं या उन जरूरतों से वो महरूम रह जाते हैं। तो उसकी वजह से देश में कंजम्पशन गिर गई है। और किरण आप देखेंगे कंजम्पशन गिरी है, उसकी वजह से हमारी जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हम पिछले साल 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहे थे, इस साल हम केवल 6.4% की रफ्तार से। और इसका मेन कारण है कि कंजम्पशन, यानी कि हम और आप जाके जब सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उसमें हमने धीमापन किया है। हम पूरी तरह से खर्च, हमारे पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। मैं मिडिल क्लास की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सरकार को कुछ भी करके इस बजट में किरण लोगों की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे। आपने इनकम टैक्स की बात करी, मैं आपको कुछ एक आंकड़ा दे देता हूं जो इंडिया डेली लाइफ के दर्शकों के लिए काम की चीज होगी कि 8 से 10 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, शायद आप भी उनमें होंगे। पर जो असल में टैक्स देते हैं किरण, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग असल में टैक्स देते हैं उनकी गिनती मात्र 2 करोड़ है। अब मैं मानता हूं कि उनके एक के घर में 5-5 आदमी है, तो मतलब जो टैक्स पेइंग फैमिली है वो 10 करोड़ लोग के आसपास है। तो आप जब टैक्स में राहत देते हैं तो आप बहुत ज्यादा लोगों को राहत नहीं देते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। ज्यादा राहत किरण मिल सकती है अगर हम जीएसटी को कम करें, जैसा कि अभी आप बात भी कर रहे थे। जीएसटी कम करता है जीएसटी काउंसिल। बदकिस्मती से जीएसटी में जो बदलाव होते हैं, जीएसटी की पॉलिसी तो अनाउंस कर सकती है माननीय निर्मला सीतारमण जी अपने बजट में परसों, पर वो जीएसटी में कोई रेट चेंज नहीं कर सकती है, जीएसटी काउंसिल के अधिकार में आता है। तो इसलिए जीएसटी पे हम कुछ अभी उम्मीद नहीं कर सकते बजट से। तो पहली बात तो महंगाई पे सीधा प्रहार तो जीएसटी के द्वारा होता है। काउंसिल को क्या गवर्नमेंट जो है या फिर वित्त मंत्री जो है वो निर्देश नहीं दे सकते हैं कि हाँ इसके जो नंबर्स हैं उसको कम करने की जरूरत है, मतलब आप 80% ले रहे हैं, आप उसको कम कर दीजिए। जीएसटी काउंसिल जो है किरण वो चलती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, यानी कि सब राज्यों के वित्त मंत्री उसमें बैठते हैं। माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उसकी अध्यक्ष हैं और वहां पर बहुत लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय किए जाते हैं। एक फिटमेंट कमेटी होती है जो रेट्स पर डिसीजन लेती है। तो जब तक सब वोट करते हैं, सब करते हैं, तो अकेले
अकेले वित्त मंत्री महोदया इस पे निर्णय नहीं ले सकती, पहली बात। दूसरी बात, सरकार क्या कर सकती है बजट में महंगाई कम करने के लिए? पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी में नहीं है, इस पे एक्साइज और वैट लगता है। सरकार अगर एक्साइज घटा दे तो आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल कम होने से आवाजाही का जो खर्च होता है, जिसको हम ढुलाई कहते हैं, ढुलाई का खर्च अगर कम हो जाएगा तो आपको महंगाई पर कुछ असर दिखाई देते दिखेगा। दूसरा, सरकार क्या कर सकती है? हमारे जो माननीय बीकेयू के पैनलिस्ट हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सप्लाई चेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बहुत लंबी है। कृषि के जो उत्पाद हैं, क्या है, पहले किसान जाता है, वो मंडी में देता है, वहां आड़ती होता है, कमीशन एजेंट होता है, फिर होलसेलर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, फिर रिटेलर होता है, ठेली वाला होता है। 10 रुपए का आलू, ध्यान दीजिएगा किरण, 10 रुपए का आलू किसान बेचता है, वो रोता है खून के आंसू कि मैंने इतनी मेहनत से किया और मुझे मात्र 10 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। आप और हम जब खरीदते हैं, हम 40 रुपए किलो उस आलू को खरीदते हैं। हम खरीदते टाइम रोते हैं, किसान बेचते टाइम रोता है, हम खरीदते टाइम रोते हैं। तो बीच में जो मुनाफाखोर हैं, उन मुनाफाखोरों पर सरकार को बीच में रोकना चाहिए। इतनी लंबी सप्लाई चेन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जमाखोरी। आपको हैरानी होगी, मैं एक इन्फ्लेशन बोलता हूं जिसको मैं एटीपी इन्फ्लेशन, ये मैंने नाम दिया है, इसको बोलते हैं आलू टमाटर प्याज इन्फ्लेशन। आप मानेंगे नहीं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो लोग जमाखोरी करते हैं, वो आलू टमाटर प्याज को शेयर मार्केट बना देते हैं। जब अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे ही कीमत बढ़ने लगती है उसको मार्केट में छोड़ के मुनाफा। तो मुझे लगता है इन चीजों पे सरकार हमला कर सकती है, चाहे तो आम आदमी को रियायत दी जा सकती है। ऐसा नहीं है किरण के बिल्कुल सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इसी तरह के मुझे लग रहा है कि लगातार हम भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है महंगाई को कम किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी नीति किस तरफ जा रही है और आप कैसे उसे बना रहे हैं। यहाँ पर शिवराज जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे, क्योंकि देखिए शरद कोहली सर ने कहा कि किसानों को एक्चुअल में क्या चाहिए, क्योंकि जब आप बेचते हैं आलू तो भी आप रोते हैं, जब हम खरीदते हैं यानी कि लोअर मिडिल क्लास वाले तो भी हम रोते हैं कि हमें देखिए महंगाई की मार पड़ रही है, हम आलू तो इतने महंगे खरीद रहे हैं, आप सस्ते में बेच जाते हैं। किसानों को इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? जब सर आप बातचीत करते होंगे तो किसान क्या कहते होंगे? क्योंकि देखिए जब हमने देखा मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आया तो सबसे पहले किसानों के लिए जो है कई सारे बजट्स निकाल करके वो लेकर के आए। क्या उसमें आप कुछ बदलाव की सोच रहे हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास तौर से इक्विपमेंट्स वगैरह है उसमें कुछ चीजें जो है एज ए सब्सिडी मिलनी चाहिए? क्या बजट से निकले किसानों के लिए कि किसानों की आय दुगनी हो, उनकी जिंदगी बेहतर हो? बिल्कुल, मैं कोहली साहब की बात से भी सहमत हूं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है आज के समय पे जी सर, वो है आवारा पशु। जितना हम आयात पे खर्च करते हैं दलहन पे और तिलहन पे, उतना पैसा हम दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा करके निर्यात पे पैसा ले भी सकते हैं। लेकिन दलहन की जो खेती है, जो घड़रोज वगैरह हैं, जो आवारा पशु हैं, उससे ज्यादा आज किसान दुखी है। कोई भी फसल हो, आवारा पशु कई किस्म के हैं, बंदर हैं और तुम्हारे गीदड़ हैं, गाय हैं, घड़रोज हैं, ये जंगली सूअर हैं, ये फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। हमने एक सुझाव दिया था कि जैसे बीएसएफ होती है, बीएसएफ की तर्ज पर एक एएसएफ का गठन कर दिया जाए, उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो आवारा पशु है उनसे खेती की सुरक्षा भी हो सकेगी। जो दलहन की खेती, हमारा किसान जो दलहन पैदा करता है वो बहुत बुरी तरीका से परेशान है, घड़रोज उसको नहीं होने दे रहे हैं, रात रात में खा जाते हैं। किसान खूब रक्षा करता है खेत की, लेकिन फिर भी दाव लगा करके खा जाते हैं। कई बार खेतों पर कटीले तार लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक पा रहे हैं। तो इस समय एक एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल गठन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो इन्होंने कहा कि किसान को कम मूल्य मिलता है, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, वास्तव में बिचौलिया बीच में ज्यादा हैं और किसान प्राकृतिक मार भी झेलता है। महंगाई, फसल, आजकल जो फसल पैदा हो रहे हैं उसमें लागत मूल्य भी ज्यादा बढ़ गया है। बीमा कंपनी है, वो अगर फसल मारी जाती है तो बीमा कंपनी भी उसको लाभ नहीं दे पा रही है। तो किसान के विषय में तो बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। हर बजट में किसान इंतजार करता है, लेकिन किसान खाली हाथ ही रह जाता है। ना सही जल संसाधन की व्यवस्था है, ना समय पर डीएपी खाद मिल पाता है, ना यूरिया खाद मिल पाता है, ना समय पर उच्च क्वालिटी के बीज मिल पाते हैं। बीज भी अगर ब्लॉक में आते हैं खंड विकास में, तो जब समय निकल जाता है बाद में आते हैं जी। मिट्टी की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट भी किसान के पास तक नहीं पहुंच पाती। मिट्टी तो चली जाती है जांच के लिए, मृदा जांच जो होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट किसान तक नहीं आ पाती।
कि तुम्हें अपने खेत में क्या उर्वरक देना है, किस तत्व की कमी है, ये रिपोर्ट किसान के पास नहीं आ पाती है। तो मृदा जांच में भी बहुत बड़ा घोटाला देश में चलता है, बहुत बड़ा बजट उसके लिए होता है, लेकिन किसान को उसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। ठीक है शरद तो कोहली आज सर जी, बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन करने की सबसे पहले आवश्यकता है देश में, ताकि जंगली आवारा पशुओं से हमारे खेत की या फसल की सुरक्षा हो सके। और जितना ये आयात पे खर्च करते हैं, उस फसल को अपने देश में पैदा करके निर्यात से उतना पैसा पैदा कर सके। जी बिल्कुल सर, बीएसएफ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ को बैलेंस आउट करके जो है वो चलने की ज़रूरत है, बजट में खास तौर से बीएसएफ अलग है, एएसएफ अलग से गठन की जाए। एएसएफ जी, बीएसएफ को नहीं कह रहा मैं बीएसएफ को लगाया जाए खेत में, वो तो बॉर्डर पे है, लेकिन नहीं, उसकी आपकी बात में समझ गए कि एएसएफ के आपको अलग से गठन की जरूरत है जो एग्रीकल्चर को खास तौर से फोकस में रख करके सारी चीजें हो। शरद कोहली सर आपके पास हम आएंगे, क्योंकि देखिए आपने बताया कि हम कहाँ कहाँ चीजें जो है कम करके जो है महंगाई से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोगों की जेब में अगर पैसा डाला जाए तो कहीं ना कहीं वो टैक्स देने लायक भी होंगे, वो सामान खरीदने लायक भी होंगे, यानी कि परचेजिंग पावर भी उनका जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब ऐसे में रोजगार को यहाँ पर लेकर के आना और उसको बढ़ावा देना ये बहुत जरूरी है। ऐसे में हमने पिछली बार देखा था स्किल्ड और अनस्किल्ड को लेकर के काफी चर्चा, बजट में इसको लेकर के फंड जो है वो भी रखा गया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाया। एमएसएमई भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके जरिए जो है आप रोजगार जो है वो पैदा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जो है पूरी तरह से अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं एमएसएमई के जरिए, या फिर हम कहें कि जिस तरह से वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं उसको फंडिंग करके आप यहाँ पर। तो क्या रोजगार जनरेट करने की दिशा में भी कुछ कार्य होना चाहिए? आपकी तरफ से कोई ऑप्शन, कोई सलाह जो है वो आप देना चाहेंगे? जी हाँ किरण, देखिए हमारा देश बहुत पॉपुलेटेड है, 145 करोड़ हमारी आबादी, हालांकि बहुत समय से हमने अपने आप को गिना नहीं है, पर एक अनुमान ये कहता है कि 140-45 करोड़ हम लोग हैं। तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अगर आप रोजगार पे कदम नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है वो बजट अधूरा रहेगा। और पीछे जिस आर्थिक स्लो डाउन की मैंने बात करी थी किरण अभी, उसकी वजह से रोजगारी पे भी फर्क पड़ा है, बेरोजगारों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है। तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। सर आप कह रहे हैं कि कोविड का असर स्टिल ऑन है, अभी भी कोविड का असर है ये खास तौर से अभी नहीं, कोविड के असर से तो हम किरण बाहर आ चुके हैं, पर क्या होता है अर्थशास्त्र में जो एक साइकिल की तरह होता है, जो चीज ऊपर जाती है फिर वो नीचे भी आती है। तो कुछ थोड़ा सा, और दूसरा ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर भी स्लो डाउन है। हम 6.4 पे बढ़ रहे हैं, पर विश्व जो है वो 2.7 पे बढ़ रहा है। पूरे विश्व की अगर ग्रोथ लें उनसे तो हम बेहतर हैं, पर यहाँ पर रोजगार की समस्या है। तो मुझे लगता है बजट में इस बार रोजगारी का खास जिक्र होने वाला है, और ऐसी बहुत सारी स्कीम सरकार लाएगी, भले ही वो एमएसएमईज को कोई इंसेंटिव देना हो, उनको मोटिवेट करना हो। मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा देने पे मुझे लग रहा है इस बार बहुत फोकस होने वाला है। आपको याद होगा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में PLI स्कीम निकाली है, जिसको हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज जो है कुछ अगर एडिशनल प्रोडक्शन करती हैं तो उनको सरकार इंसेंटिव देती है। ये भी रोजगार बढ़ाने की दिशा में। तो मुझे लग रहा है PLI स्कीम को और आगे बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ हमें जरूर सुनने को मिलेगा, एमएसएमईज के लिए हमें जरूर कुछ सुनने को मिलेगा। स्वरोजगार, यानी कि आप बजाय नौकरी करने और ढूंढने वाले की बजाय आप नौकरी देने वाले बने, इस पे भी सरकार और ज्यादा ध्यान देगी, इसमें मुझे कोई भी दो राय नहीं है। और मैं शिवराज जी ने एक बहुत ही नई बात उठाई है, ये आज तक किसी भी कृषि एक्सपर्ट ने ये बात नहीं उठाई कि जो आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान हो रहा है, और एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स की उन्होंने बात करी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ओरिजिनल ये उन्होंने आइडिया दिया है, और मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। मैं खुद जानता हूं ऐसे किसान भाइयों को जो पूरी रात जागकर, उनकी फैमिली के लोग बारी 2-2, 3-3 घंटे करके जागते हैं, और फसलों की रक्षा के लिए उनको खासकर रात के समय और दिन के समय उनको धूप में कई दफे बैठना पड़ जाता है, गर्मी और सर्दी में बैठना पड़ जाता है, बरसात में बैठना पड़ जाता है, क्योंकि चिड़िया पक्षी हैं, या उन्होंने जंगली सुअर की बात करी, आवारा पशु, इसमें गाय भैंस आ जाती है, और भी पशु आ जाते हैं। बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि फसलों का नुकसान किसान की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। साल भर 6 महीने वो किसान मेहनत करता है, बीज इकट्ठे करता है, उसमें खाद डालता है जैसे तैसे करके, और जब बेचने का समय आता है, जब फसल पक जाती है, उसको पशु खा जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए भारत का बजट बने किरण, और उसमें कृषि क्षेत्र पर एलोकेशन ना हो, ये तो हो नहीं सकता। हमारी 60 से 70% आबादी कृषि पर है।
बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल लगता है सर, कुछ ना कुछ एलोकेशन ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए अन्नदाता है हमारे। और इसी के साथ बहुत जल्दी से शिवराज जी आपसे हम इस बात को समझ गए, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के क्या लग रहा है कि सीमा उसकी जो है वो बढ़नी चाहिए, जो लोन दिया जाता है उसके जरिए उसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, जितना किसान को कर्ज देने की बात करती है सरकार, उतना उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए और उसकी फसल का रख रखाव हो जाए। हम किसान क्रेडिट कार्ड पे जो किसान क्रेडिट कार्ड पे जो हम कर्जा ले लेते हैं, एक मिनट सुनो, एक बार हम कर्जा ले तो लेते हैं, लेकिन हमसे वो कर्जा फिर दिया नहीं जाता। हम कर्जे के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं, और अंत में किसान को खुदकशी करनी पड़ती है, आत्महत्या करनी पड़ती है। अगर हमको कर्ज ना दे करके हमको कैसे उबारा जाए, हमारी फसल का कीमत हमको कैसे मिले बढ़िया, प्राकृतिक आपदा से हमको कैसे बचाया जाए, बीमा कंपनी कैसे हमारी फसलों का जो प्राकृतिक आपदा में मारी जाती है कैसे लाभ मिले, समय पे खाद बीज पानी कैसे हमें उपलब्ध हो, इन चीजों पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, ना कि किसान को कर्ज देने पर। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जो है शिवराज सर आपने यहाँ पर कही है। और वही आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शिवराज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और वहीं शरद कोहली साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर के हमारा जो ये स्पेशल शो है ये लगातार इसी तरह से जारी रहेगा।